इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस की खास पेशकश रिपोर्टर लाइव में, जिसमें कि हम आपको ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता के माध्यम से खबरों पर सटीक जानकारी देते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं खबरों की। पहली खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां पर योगी सरकार की पुलिस ने 8 साल में 234 कुख्यात अपराधियों को ढेर किया है और जिसमें मेरठ के जोन अव्वल पर हैं। तो वहीं आपको बताते चले कि इस पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आसिफ। योगी राज में अपराधियों की खैर नहीं रही। ताबड़तोड़ एनकाउंटर में 234 दुर्दांत अपराधी ढेर किए जा चुके हैं। करीब 14,000 हुई मुठभेड़ में 30,000 से अधिक अपराधी गिरफ्तार भी हुए, वहीं 9,000 से अधिक अपराधी घायल भी हुए। दरअसल 8 साल पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की कमान संभाली। कमान संभालते ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ संदेश दिया कि अपराधी या तो जेल में होंगे या प्रदेश छोड़कर चले जाएं। सीएम के निर्देश पर यूपी पुलिस पूरी तरह से एक्टिव हो गई। यूपी पुलिस और एसटीएफ की ताबड़तोड़ कार्रवाई में 234 अपराधी ढेर किए जा चुके हैं। वहीं अगर एनकाउंटर की बात करें तो 14,000 से अधिक एनकाउंटर हुए, जिसमें 30,000 से अधिक अपराधी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। वहीं 9,000 से अधिक अपराधी घायल भी हुए। हालांकि इस ताबड़तोड़ कार्रवाई में 18 पुलिसकर्मी भी शहीद हुए हैं। वहीं 1700 पुलिस के जवान घायल भी हुए। फिलहाल अगर जोन की बात करें तो मेरठ जोन में सबसे ज़्यादा एनकाउंटर हुए। दूसरे नंबर पर वाराणसी जोन रहा। उसके बाद तीसरे नंबर पर आगरा जोन रहा। डीजीपी राजीव कृष्णा ने भी चार्ज लेते ही अब यूपी पुलिस को पूरी तरह से बूस्ट कर दिया है। डीजीपी के निर्देश पर लगातार अपराधियों के खिलाफ अभियान छेड़ा जा रहा है। लगातार कार्रवाई से जहां अपराधियों में दहशत का माहौल है, वहीं अपराधी प्रदेश छोड़कर जा भी रहे हैं। हालांकि कमिश्नरेट की बात करें तो सबसे अव्वल पर राजधानी लखनऊ की पुलिस रही। राजधानी लखनऊ की पुलिस ने 11 अपराधियों को मुठभेड़ में ढेर किया। जिस तरीके से यूपी पुलिस अपने कदम आगे बढ़ा रही है और अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन ले रही है, इससे अपराधियों में भी भय का माहौल है। सहयोगी आलोक शर्मा के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने अपनी जनता पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य पर बड़ा हमला बोला है। आपको बताते चले कि इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आसिफ। 27 के रण के पहले सियासी दलों के वार पलटवार भी तेज हो चले हैं। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य पर बड़ा हमला बोला है। कहा कि जनता स्वामी प्रसाद मौर्य का रस निकाल चुकी है। दरअसल यूपी में 27 के रण की तैयारियों में सपा, बसपा, बीजेपी पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहे हैं। इन दलों के अलावा छोटे मझोले दल भी पूरी तरह से सक्रिय होते दिख रहे हैं। एक दूसरे पर वार पलटवार भी किया जा रहा है। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य पर बड़ा हमला बोला। कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य पहले बसपा में थे, लेकिन बसपा का रस खत्म हुआ तो वह बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी ने रस निकाल लिया तो स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। यहाँ भी मलाई नहीं मिली तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा से अपने आप को अलग कर लिया। संजय निषाद ने साफ तौर पर कहने की कोशिश किया है
कि स्वामी प्रसाद मौका परस्त नेता हैं, जहां पर लाभ मिलता है वहीं वह चले जाते हैं। हालांकि जिस तरीके से निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने स्वामी प्रसाद मौर्य को निशाने पर लिया है, अब देखना यह होगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य क्या पलटवार करते हैं, क्योंकि इसके पहले अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद और सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर पर भी बड़ा हमला कर चुके हैं। फिलहाल कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद के इस बयान से सियासी पारा पूरी तरह से हाई हो चला है। देखना यह होगा कि ऐसे बयानों से छोटे दलों को कितना फ़ायदा 27 के रण में मिलता है, यह समय ही बताएगा। सहयोगी अभय के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिवसीय दौरे के लिए उत्तराखंड पहुंची हैं और जहां वह 3 दिन के कार्यक्रम में देहरादून में शिरकत करेंगी और इस दौरान क्या कुछ खास रहने वाला है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरा, जिसमें 3 दिवसीय इस दौरे में ये कह सकते हैं कि 3 दिन उत्तराखंड में ही राष्ट्रपति की तरफ से व्यतीत किए जाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि आज राष्ट्रपति देहरादून पहुंची है, यहाँ आशियाना में रहेंगे जो राष्ट्रपति का बंगला है, और उसकी सुरक्षा कड़ी यहाँ पर कर दी गई है। यानी पूरे देहरादून में इस समय कह सकते हैं कि जहाँ जहाँ राष्ट्रपति का दौरा होना है, जहाँ जहाँ वो जाएंगी, उसको लेकर पहले से ही रोड मैप यहाँ बन चुका था। सुरक्षा व्यवस्था उसी के अनुरूप यहाँ पर रखी गई है। राजपुर के रोड पर ये कह सकते हैं कि यही आशियाना का गेट है, जहाँ पर राष्ट्रपति 3 दिन तक यहाँ पर रुकेंगे। और ये कह सकते हैं कि पहली बार यहाँ पर आम जनता के लिए कल खोलने का काम यहाँ पर किया जाएगा। आशियाना का जो बंगला है ये आम जनता के लिए खोला जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 20 जून को जन्मदिन है और इसी जन्मदिन पर ये कह सकते हैं कि वो पहले तो जो दिव्यांग जो बच्चे हैं उनके साथ अपना जन्मदिन मनाएंगे, जो दृष्टिबाधित जो बच्चे हैं। उसके बाद यहाँ पर आम जनता के लिए बंगला खोला गया, पहली बार आम जनता यहाँ पर देखेंगी। इसके अलावा उनके विभिन्न जो कार्यक्रम है, MP थिएटर का शुभारम्भ यहाँ पर करेंगी। इसके अलावा ये कह सकते हैं कि सारी चीज़ें जो यहाँ पर उद्यान भवन बने हैं उनका उद्घाटन करेंगे, जो उद्यान चीज़ें बागवानी के लिए रखेंगे उनका रहेंगे। और आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से सुरक्षा व्यवस्था कड़ी यहाँ पर रखी गई है, उसके अनुरूप ये कह सकते हैं कि पूरी तरीके से ये कह सकते हैं कि कड़ी सुरक्षा के बीच राष्ट्रपति का दौरा यहाँ पर रहेगा। 3 दिन तक रहेंगे। राष्ट्रपति यहाँ पर योग दिवस के कार्यक्रम में भी सम्मिलित होंगे, यानी जो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है उसके कार्यक्रम में भी सम्मिलित होंगी। और अभी तक ये कह सकते हैं कि जो राष्ट्रपति का दौरा है उसमें जो सुरक्षा की जो चीज़ें हैं वो बड़ी बेहतर यहाँ पर नजर आई है। और यह कह सकते हैं कि 3 दिवसीय दौरे का लाभ उत्तराखंड को भी मिलेगा कि किस प्रकार से उत्तराखंड DITO में सुरक्षित है, जो इसका लाभ आम जनता भी यहाँ पर देखेगी। कैमरामैन नथुना साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस। कानपुर के जिलाधिकारियों और CMO के बीच फरवरी महीने में चल रहे विवाद आज समाप्त हो गया है। आखिर कैसे हुआ यह विवाद खत्म, बता रहे हैं हमारे संवाददाता पुनीत मोहन। कानपुर के जिलाधिकारी और कानपुर के CMO डॉक्टर हरिदत्त नेमी के बीच में पिछले 5 महीने से चल रहा विवाद आज समाप्त हो गया। दरअसल CM योगी आदित्यनाथ के संज्ञान में जब ये मामला आया तो उन्होंने तुरंत एक्शन लेते हुए CMO को सस्पेंड कर दिया है। CMO को मुख्यालय से अटैच किया गया है और अब उनकी जगह श्रावस्ती के CMO कानपुर के नए CMO होंगे। इस विवाद में कानपुर बीजेपी भी दो फाड़ हो गई थी। 5 विधायकों ने CMO के खिलाफ मुख्यमंत्री को पत्र लिखे थे, तो 2 विधायकों ने CMO के समर्थन में मुख्यमंत्री को पत्र लिखे थे। इसके बाद विपक्ष ने भी कटाक्ष किया था। अखिलेश यादव ने कटाक्ष करते हुए कहा था कि ये CMO और जिलाधिकारी के बीच का विवाद नहीं है, ये CM और डिप्टी CM के बीच का विवाद है। हालांकि अब इस पूरे मैटर का द एंड हो गया है और CMO डॉक्टर हरिदत्त नेमी जो कानपुर के CMO थे उनको मुख्यालय से अटैच किया गया है। अब उनके खिलाफ विभागीय जांच भी करी जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट हमजा अहमद मंसूरी के साथ पुनीत मोहन, इंडिया वॉइस, लखनऊ। स्टैंप और पंजीकरण विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग के आदेश स्थगित कर दिए गए हैं। आखिर क्यों लिया गया है यह बड़ा फैसला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता रमन मिश्रा। में बेलगाम नौकरशाही का एक और मामला सामने आया है। शासन द्वारा स्टाम्प एवं पंजीयन मंत्रालय के ट्रांसफ़र पोस्टिंग को स्थगित किया गया। उसके बाद में ये बड़ा सवाल चर्चा का विषय बन गया कि क्या मंत्री शासन और प्रशासन में आपस में समन्वय नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से जो ट्रांसफ़र पॉलिसी थी, जिस तरीके से ट्रांसफ़र हुए रजिस्ट्रार सब रजिस्ट्रार के और उसे स्थगित किया गया है, जांच बैठाई गई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा।
पत्र जारी होने के बाद में स्टाम्प एवं पंजीयन मंत्री रविंद्र जायसवाल ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उन्हें जब इस बात की जब सूची आई जब ट्रांसफ़र की तो उन्होंने उसकी जांच कराई और उसमें ऐसी ऐसी कमियां पाई गई जिसे देखकर वो हैरान रह गए। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि इंटर पास कर्मचारी को रजिस्ट्रार बना दिया गया ट्रांसफ़र और प्रमोशन देकर। ऐसे में उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार नहीं चलेगा और जो भी भ्रष्टाचार करेगा उस पर कार्रवाई होगी। और सीधा निशाना जो मंत्री रविंद्र जायसवाल है उनका निशाना आयुक्त पर था। उनका कहना था कि रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार के जो ट्रांसफ़र हैं वो आयुक्त स्तर पर होते हैं और जिस तरीके से मानकों को एक किनारे रखते हुए ट्रांसफ़र किए गए हैं वो कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े करते हैं, क्योंकि ट्रांसफ़र में पहला नियम होता है बिना लाभ हानि सोचे, बिना अपना पराया सोचे ट्रांसफ़र पॉलिसी को लागू किया जाता है और ट्रांसफ़र किए जाते हैं। लेकिन इस सूची में तमाम ऐसे पेच हैं जिनमें अपना पराया दिख रहा है। हालांकि 2 मंत्रालय के जो ट्रांसफ़र थे उस पर रोक लगने के बाद में इसमें पत्र जारी कर स्थगन किया गया है। ऐसे में सवाल है कि क्या योगी सरकार में जो अधिकारी हैं वो बेलगाम हैं, क्योंकि तमाम विभाग ऐसे हैं जहां पर मंत्रियों की और अधिकारियों की जो ट्यूनिंग है वो सेट नहीं हो पा रही है। अधिकारी पहले काम कर देते हैं, उसके बाद मंत्री उसकी शिकायत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से करते हैं और फिर सीएम योगी लेते हैं एक्शन। और जिस तरीके से इस मामले में भी दिखा। कैमरामैन अभय के साथ रोहन मिश्रा, इंडिया वॉइस। अब खबर प्रयागराज से है, जहां पर केंद्रीय नैनी जेल में डीआईजी की छापेमारी हुई। इस छापेमारी में क्या कुछ सामने आया है बता रहे हैं हमारे संवाददाता सोएब रिजवी। नगरी प्रयागराज में सेंट्रल नैनी जेल में आज डीआईजी जेल की तरफ से छापेमारी की गई है। इस बीच में तमाम बहरे को चेक किया गया था। खासतौर से जो अतीक अहमद हैं उनका दूसरे नंबर का जो बेटा है वो इसी जेल में बंद है। पिछले दिनों उमेश पाल हत्याकांड हुआ था चर्चित, उसके बाद से वो जेल में बंद है और उस बैरिक को भी चेक किया गया था जहां पर बताया जा रहा कि ऐसी चीज़ें मिली हैं जिसकी अनुमति जेल में रखने की नहीं है। कैश भी बरामद हुआ था, इस तरह की बातें भी सामने आई हैं, जिसको लेकर के अब डीआईजी जेल ने सख्त एक्शन लिया है। कुछ कर्मचारियों पर कार्रवाई भी की है सस्पेंशन की। उसके अलावा पूरे बैरिक को चेक किया गया है, काफ़ी सख्त निर्देश दिए गए हैं। जिस तरह से जेल में नियमों का पालन कराया जाए चाहिए वहाँ कुछ खामियां मिली हैं। जिस वक्त जेल में ये छापेमारी की गई वहाँ पे हड़कंप मच गया। तमाम बैरिकों में जो चेकिंग के दौरान जो चीज़ें मिली है उसको जब्त कर लिया गया है। तो कह सकते हैं कि बहुत दिनों बाद नैनी जेल में जिस तरह से डीआईजी ने छापा मारा है उनके पास कहीं ना कहीं इस तरह का इनपुट रहा होगा, जिसमें कैदियों को कुछ विशेष सुविधाएँ दी जा रही थी। ऐसी सूचनाओं के आधार पर ही ये छापेमारी बताई जा रही कि की गई थी और जिसके बाद इस तरह की चीज़ें सामने आई, जिसमें 2 रेलवे के कर्मचारियों पर सस्पेंशन की भी कार्रवाई की गई है और लोगों के खिलाफ भी अब जांच की जा रही है। तो कह सकते हैं कि नैनी जेल में जिस तरह से ये कार्रवाई की गई है उससे नैनी जेल में हड़कंप मच गया। शोएब रिजवी, इंडिया वॉइस, प्रयागराज। अब खबर मैनपुरी से है, जहां पर एसओजी टीम और साइबर पुलिस ने 3 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मुकेश कुमार। ऑनलाइन गेमिंग के नाम पे ठगी करने वाले 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 7 मोबाइल, 1 लैपटॉप और भारी मात्रा में इनके पासबुकें बरामद हुई हैं। लगभग इन्होंने पूरे प्रदेश में 40 बैंक अकाउंट खुलवाए थे। इसमें मैनपुरी पुलिस, साइबर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 34 खातों को सीज कर दिया है। सीज करने के बाद इनके पास से 60 लाख रुपए की जो धनराशि वो फ्रीज कराई जा रही है वो बरामद हो गई है, होगी जल्द से जल्द, क्योंकि साइबर पुलिस ने ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर पूरे प्रदेश में लाखों रुपए की ठगी इन तीनों शातिर अपराधियों ने की है। फिलहाल सर्विलांस को जैसे ही सूचना मिली, शिकायतकर्ता ने इनको शिकायत करी। ऑनलाइन ठगी करने का ये पहला मामला सामने आया है जहां गेमिंग के जरिए लोगों से लगातार ठगी की जा रही थी। फिलहाल सिटी एसपी अरुण कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता करते हुए पूरे मामले की जानकारी दी है और तीनों शातिर जो अपराधी हैं वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इन सभी से पूछताछ की जा रही है और कितने लोग इस गिरोह में शामिल हैं इसकी भी जांच पड़ताल अभी होना बाकी है। फिलहाल ऑनलाइन गेमिंग खेलने से पहले जो बिना पंजीकृत के ऑनलाइन गेमिंग खिलाते थे, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था इनके पास, कोई दस्तावेज बरामद नहीं हुए। साइबर पुलिस ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। मैनपुरी से इंडिया वॉइस के लिए मुकेश कुमार।
खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की और। खबर हरदोई से है, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक का शव पड़ा मिला और पुलिस जांच में अब तक क्या सामने आया बता रहे हैं हमारे संवाददाता आनंद तिवारी। हरदोई में एक संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला। आपको बता दें कि पूरा मामला पाली थाना क्षेत्र का है, जो भरकनी ब्लॉक है उसके पास रोड पे एक झाड़ियों में एक शव मिला है। लेकिन बताया जा रहा है कि कल वो और उसका दोस्त शराब के नशे में वहाँ से ढाबे पे खाना खाया, उसके बाद वहाँ से निकले हैं और किन परिस्थितियों में उसकी मौत हुई अभी इसका कहा जाना मुश्किल है। लेकिन आपको बता दें, जो उसका जो मित्र है उसका कहना है कि गोल मोल बातें वो बता रहा है, कह रहा है कि कोई वाहन आया टक्कर मार के चले गए। लेकिन जो शव को जहाँ पे जो निशान है जी, जहाँ शव मिला हुआ है वहाँ रोड से करीबन 10 मीटर अंदर मिला है। हालांकि पुलिस का पूरे मामले पे कहना है कि किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी है। ये दोनों युवक बाइक से नशे में थे और किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी। हालांकि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच में जुट गई है और जो युवक की जो पहचान हुई है वो अनकपुर का निवासी निकला है। हरदोई का बसदेवरा थाना क्षेत्र का निवासी है। लेकिन पूरे मामले पर पुलिस अभी जांच में जुटी हुई है। अब देखना ये होगा कि उसकी हत्या है या एक्सीडेंट से मौत हुई है। हरदोई से आनंद त्रिवेदी, इंडिया वाइज। ईरान इजराइल संघर्ष का असर जौनपुर जिले पर भी नजर आ रहा है। जिले के करीब 2 दर्जन से अधिक लोग ईरान में फंसे हुए हैं और इस खबर पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता विवेक। ईरान और इजराइल के जंग के बीच जौनपुर के 2 दर्जन से अधिक लोग ईरान में फंसे होने की खबर सामने आई है। जौनपुर के लोगों ने अपने परिवार के सदस्य की सलामती के लिए भारत सरकार और प्रधानमंत्री मोदी जी से गुहार लगाया है। जौनपुर के शाहगंज सपंजा मोहल्ला निवासी एक महिला और उसके साथ तमाम लोग बलुआ घाट मुफ्तीगंज मोहल्ले के अधिकांश लोग यानी 2 दर्जन से अधिक लोग जियारत करने ईरान करबला गए थे। ईरान और इजराइल के जो युद्ध चल रहा है, उसी युद्ध के दौरान ईरान में सभी लोग फंसे हुए हैं। सभी की फ्लाइट जो है रद्द हो गई है। उसी को लेकर जो है लोगों में दहशत है। उनके परिवार के सदस्य हालांकि मोबाइल से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन जो सोशल मीडिया और टीवी चैनलों पर जो ईरान इजराइल की युद्ध की जो खबर सामने आ रही है, इस परिवार के सदस्य भयभीत हैं और भारत सरकार से अपने सदस्यों की वतन वापसी के लिए गुहार लगाया है। जौनपुर से विवेक कुमार, इंडिया वॉइस। अब खबर हापुड़ से है, जहां पर पुलिस के मुठभेड़ में शातिर गोकश बदमाश नूरू कुरैशी के पैर में गोली लग गई। इस घटना पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शक्ति ठाकुर। हापुड़ से है, जहां गढ़ कोतवाली पुलिस और हाफिजपुर थाना पुलिस की संयुक्त मुठभेड़ में शातिर गोकश के पैर में गोली लगी है। आपको बता दें, नूरू कुरैशी नाम का एक शातिर गोकश है, जिस पर 2 दर्जन से अधिक आपराधिक मुकदमे विभिन्न थाना क्षेत्रों में दर्ज हैं। हाफिजपुर थाना क्षेत्र के गांव सालेपुर कोटला में नूरू ने गोकशी की घटना को अंजाम दिया था और तभी से वांछित चल रहा था। हाफिजपुर थाना पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया था। वहीं पुलिस की जांच में पता चला कि इसने गढ़ कोतवाली क्षेत्र में भी एक गोकशी की घटना को अंजाम दिया था। उसी की जानकारी के लिए जब शातिर गोकश नूरू को हाफिजपुर थाना पुलिस गढ़ कोतवाली क्षेत्र में लेकर पहुंची तो नूरू ने एक पुलिसकर्मी की पिस्टल छीनी और भागने का प्रयास करते हुए पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में नूरू के पैर में गोली लगी है। वहीं पुलिस ने इसके कब्जे से पुलिसकर्मी से छीनी हुई पिस्टल और गोकशी के उपकरण बरामद किए हैं। तो कहीं ना कहीं गढ़ कोतवाली पुलिस और हाफिजपुर थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है कि उन्होंने शातिर गोकश नूरू को दबोच लिया है। नूरू पर विभिन्न थाना क्षेत्र में 2 दर्जन से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल घायल गोकश नूरू को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कैमरामैन अमित गुर्जर के साथ इंडिया वॉइस के लिए हापुड़ से शक्ति ठाकुर। अब खबर पीलीभीत से है, जहां पर झोला छाप डॉक्टर के गलत इलाज की वजह से 40 साल के व्यक्ति की जान चली गई। आखिर इलाज के दौरान क्या लापरवाही बरती गई, इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अमित पाल।
जगहों पर झोला छाप डॉक्टरों का है, जो कि अभी तक रोकथाम नहीं लग पा रही है। बराबर झोला छाप डॉक्टरों के द्वारा जो मरीज दवाई लेने के लिए जाते हैं उनकी मौत हो जाती है। जैसे ही आज जहानाबाद क्षेत्र में एक राम भरोसे के पेट में दर्द व ऐंठन चालू हुई थी, जिसके बाद में जहानाबाद सामा केयर हेल्थ पर दवाई इलाज के लिए गए थे। वहां पर उनका इलाज सही से ना होने के कारण, अनट्रेंड डॉक्टर होने के कारण जो है कि उनकी मौत हो गई है। परिजनों ने उन्हें गलत दवा और गलत इंजेक्शन लगाने के आरोप लगाए हैं। फिलहाल राम भरोसे मृतक जो पेट में अचानक दर्द उठी और ऐंठन होने की वजह से सामा हेल्थ केयर सेंटर पे पहुंचे, जिसके बाद में उनकी वहां पर मौत हो गई। जैसे कि आपको बताते हैं पीलीभीत में ऐसी कई जगह है, जैसे पूरनपुर मान के चलिए, बीसलपुर में कई जगह ऐसे जो अवैध तरीके से संचालित डॉक्टर के पैथोलॉजी हो गए, नर्सिंग होम हो गए, कई ऐसे सेंटर चालू है जो अवैध तरीके से चालू है, लेकिन सीएमओ की उन पर लगाम नहीं लग पा रही है और बराबर जो मौत का सिलसिला जारी है। आए दिन मौतों का सामना निकल के आता रहता है, क्योंकि नर्सिंग होम में देखा जाता है जच्चा बच्चा की मौत हो जाती है, लेकिन उसमें सील कर दिया जाता है खाना पूर्ति के लिए, लेकिन आगे की कोई कार्रवाई नहीं की जाती। जनमानस की बराबर और हत्या मान के चलिए होती चली जा रही है, क्योंकि बराबर जो है कि मौतों का सामना देखने पड़ रहा है, क्योंकि आए दिन जो है कि गलत इलाज के चलते जो है कि मौत हो जाती है। वैसे ही राम भरोसे को भी ये मौत का सामना देखने को पड़ा, क्योंकि अनट्रेंड डॉक्टर की वजह से मौत हो गई और जो है कि सामा हेल्थ सेंटर पे मौत होने की वजह से परिजनों में काफ़ी रोष है, उन्होंने रोष भी जताया है। अब खबर प्रयागराज से है, जहां पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी का 55वां जन्म दिवस उनके पेतरा का आवास आनंद भवन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धूमधाम से मनाया। और इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शोएब रिजवी। राहुल गांधी का जन्मदिन आज धूमधाम से संगम नगरी प्रयागराज में मनाया गया। दरअसल संगम नगरी प्रयागराज का आनंद भवन उनका पैतृक आवास है, वहाँ स्वराज भवन भी है। दोनों जगह से गांधी परिवार की तमाम यादें जुड़ी हुई हैं और उसी कैंपस में आज बड़ी संख्या में कांग्रेसी इकट्ठा हुए। उन्होंने अपने युवराज राहुल गांधी का जन्मदिवस मनाया, बाकायदा केक काटा, हाथों में उनके तस्वीरें ली हुई थी, उनके जय जयकार कर रहे थे। तो कह सकते हैं कि गांधी परिवार के चिराग राहुल गांधी का जन्मदिवस आज पूरी धूमधाम के साथ संगम नगरी प्रयागराज के उनके पैतृक आवास आनंद भवन में मनाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेसी इकट्ठा हुए। खबर पीलीभीत से है, जहां पर पेट्रोल पंप के पास ड्रोन कैमरा गिर जाने के बाद हड़कंप मच गया। आगे क्या कुछ हुआ, हमारे संवाददाता बता रहे हैं अमितपाल। संदिग्ध ड्रोन कैमरा उड़ते हुए गिर गया। जैसे कि आपको बताते पीलीभीत एक पेट्रोल पंप पर उड़ते हुए एक ड्रोन कैमरा जो उड़ रहा था, वो पीलीभीत के पेट्रोल पंप पर जा गिरा। जैसे ही सुनगढ़ी थाना पुलिस को जानकारी लगी, मौके पर एलआईयू और थाना सुनगढ़ी पुलिस पहुंची। उसने जांच पड़ताल चालू कर दी, क्योंकि संदिग्ध कैमरा था, ऐसे किसी प्रकार का कैमरा उड़ के आ सकता था। तो पुलिस द्वारा जांच पड़ताल करने के बाद बताया गया कि फोटो शूट का कैमरा बताया जा रहा है, लेकिन फिलहाल पुलिस के द्वारा कैमरे को जांच के लिए भेज दिया गया है। सीओ ने जानकारी देते हुए बताया है कि वह कैमरा एक फोटोग्राफर जैसे वीडियो बनाने वाला या ब्लॉगर का भी कैमरा हो सकता है। ड्रोन कैमरा जो है कि उड़ते हुआ उसका संपर्क छूट गया, संपर्क से बाहर निकल जाने के बाद पेट्रोल पंप के पास जा गिरा, जिसकी वजह से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। और मौके पर पहुंची पुलिस, एलआईयू और सुनगढ़ी थाना की पुलिस ने कैमरे को जांच की पड़ताल के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल कैमरा फोटो शूट का बताया जा रहा है और आगे की जानकारी मिलते ही पुलिस के द्वारा बता दी जाएगी। अब खबर गाजियाबाद से है, जो थाने के बाहर युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आखिर क्या कुछ है मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता प्रथम चौधरी। बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हैं। बीती रात मोंटी नामक बदमाश ने रवि की थाने के बाहर हत्या कर दी। आपको बता दें कि ये मामला करीब 7:30 बजे एक मामूली कहासुनी पार्किंग के विवाद से उठा और मोंटी वहां पर रवि से कह चला गया था कि मैं तुझे देख लूंगा। उसी के तुरंत बाद मोंटी ने रवि के घर फायरिंग करी। इसके बाद जब रवि और रवि के परिजन थाना पहुंचे शिकायत लेकर, तो जब रवि थाने के बाहर से आता तो थाने के बाहर मोंटी और मोंटी के साथियों ने गोली मारकर रवि की हत्या कर दी। अब देखना ये होगा कि पुलिस इसमें जो है क्या कुछ कार्रवाई करती है। आपको ये भी बता दें कि इस मामले में पुलिस प्रशासन ने 5 पुलिस वालों को जो है निलंबित भी कर दिया है, जिसमें थानाध्यक्ष भी शामिल हैं। गाजियाबाद से मैं प्रथम चौधरी, इंडिया वॉइस गाजियाबाद। अब खबर मेरठ से है, जहां पर पुलिस का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है। ऑपरेशन के बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शाहरुख।
1000 की इनामी बलबाज कोकस से रात पुलिस की मुठभेड़ हुई है, जिसमें थाना अंचोली पुलिस और स्वैट टीम ने ये मुठभेड़ की है। बताया जा रहा है कि लगातार गोकसी की घटनाएं बढ़ती जा रही थी, जिसके चलते आरोपी आसिफ फरार चल रहा था। उसके बाद उसको रात मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। दूसरी मुठभेड़ थाना नौचंदी क्षेत्र में हुई है, जहां पर एक हत्या के आरोपी फरार चल रहा था, जिसको देर रात पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। और वहीं तीसरी मुठभेड़ थाना सदर बाजार क्षेत्र में की गई है, जो लूट का आरोपी व्यापारियों के थैले काटकर उसमें से चांदी चुराया करता था, उसको भी पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। पुलिस का अपराधियों से सीधा कहना है, या तो अपराध छोड़े, नहीं तो उत्तर प्रदेश छोड़े। और पुलिस अब लगातार अपराधियों की कमर तोड़ने का काम कर रही है। मेरठ से इंडिया वॉइस के लिए शाहरुख सर। खबर बलिया से है, जहां पर साहब मैं जिंदा हूं का स्टिकर लगाकर जिलाधिकारी के पास पहुंची महिला। आखिर क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता करुणेश मांडे। जिंदा हूं का स्टिकर लगा करके एक महिला बलिया जिलाधिकारी के पास पहुंची न्याय की गुहार लगाने के लिए। मैं आपको बता दूं कि बलिया के बैरिया तहसील क्षेत्र के बुनिया छपरा की एक पीड़ित महिला स्टिकर लगा करके और जिलाधिकारी के पास पहुंची न्याय के लिए कि वो अपनी पिता की एक लौती संतान है और उसके पिता जो है उसके नाम से वसीयत किए थे, और वसीयत जो है वह उसके नाम से तहसील में दर्ज भी हो गई थी। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। और खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।